नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु संहिता अनुसार अलग अलग लग्न में, अलग अलग भावों में किस किस ग्रह का क्या फल है, उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता करके प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां 1054 वीडियो हैं। आप अपने अलग अलग लग्न अनुसार उस ग्रह का क्या फल है आप जान सकते हैं। इसके अलावा कोई मैथमेटिकल पोर्शन जो ज्योतिष का है उसके में रुचि रखता है, उसको कैलकुलेट करके खुद से जानना चाहता है, तो आप हमारे ग्रहों का गणित वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग अलग जो गुलिक है, या खुद से आपको लग्न निकालना है, या नौमांश का, या जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं, और आप बड़ी आसानी से अपना डिविजनल चार्ट भी खुद से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल इसमें इंटरेस्ट रखता है, एक तो भाई आजकल आधुनिक गैजेट्स हमें मिल गए हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने डिविजनल चार्ट बना सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे D9 चार्ट को अलग अलग बता रहे हैं, तो खुद से भी क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है कि वो सही है या गलत, कि अंतिम डिग्री में, शुरुआती डिग्री में जैसे कई बार बदलाव आ जाते हैं। तो उसके लिए आप ग्रहों का गणित वाला जो प्लेस सेक्शन है वहाँ जाएं। उसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने बड़ी सरलता से सिखाया है। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी प्लेलिस्ट फिलहाल चल रही है, नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन जाने से पहले एक बात में हमें समझना है कि धनिष्ठा, पहले शब्द का अर्थ समझें, इसके सिंबल, इसका जो विंशोत्तरी स्वामी है और इसका राशि अधिपति है। यानी हमने जैसे नक्षत्र समायोजन की बात की है, जैसे कि इस नक्षत्र में क्या क्या समाहित है, क्या क्या समाया हुआ है। तो अष्टवसु, उनका स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है, ज़्यादा आप नहीं जानते हैं, हालांकि हमने यहाँ पर उनको बड़े ही सरल शब्दों में कि अष्टवसुओं को हम किस प्रकार से रिलेट करते हैं भाई, जैसे अर्थ, फायर, वाइंड, स्पेस, इटर्नल यानी अनंत, और स्काई, मून, स्टार्स। तो ये जो शब्द हैं ये अष्टवसुओं के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार के देवता को इमेजिन करें, तो आप भीष्म पितामह को भज सकते हैं, उनके रूप का भजन कर सकते हैं। और आपको पता है कि भीष्म की दी हुई शिक्षा पांडवों को, वो आज भी हम ग्रंथों में उसको पढ़ते हैं कि जब आप कभी भीष्म पर पढ़ेंगे तो बड़ा प्रसिद्ध है। और साक्षात विष्णु अवतार कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा था उनको रोकने के लिए, भीष्म पितामह को। तो वो एक प्रकार से वसु अवतार माने जाते हैं। तो धनिष्ठा, धनिष्ठा यानी जो धन का इष्ठा, यानी हम विश्वास रखने वाला। तो ये तो तय है कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में भी दशम भाव और एकादश भाव में जो जैसे मकर राशि और कुंभ राशि पड़ती है, तो वो एक प्रीमिस तो रहेगी, यानी कर्म प्रधान। और ऐसा नहीं खाली कर्म करके भूल जाना, उसके लिए वो एक अच्छी चाह रखता है कि नहीं, मुझे मैं डिजर्विंग हो, उसका मिलना भी चाहिए, मुझे उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। तो धनिष्ठा वहाँ भी एकदम फिट बैठता है। तो क्या नहीं, अष्टवसु एक प्रकार का शौर्य है और कभी न हार मानने वाला योद्धा। क्लियर हो गया? संपन्नता और मृदुल ऊर्जा, क्लियर हो गया? इसके अंदर एक ऊर्जा भरी हुई है, और ये एक मृदंग ऊर्जा, मृदंग यानी जो इसका सिंबल है, स्टार सिंबल, जो भी वैदिक सिंबल है कि कैसा दिखता है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि उस ऊर्जा में इसको जरा भी टच करते हैं, चाहे हम डमरू की बात करें, मृदंग की बात करें, उसको छूते हैं, उसमें से ध्वनि निकलती है। तो बहुत एक्टिव माना जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी मानी गई है कि भाई वो अंदर से पोला होता है। यानी जब कभी भी ऐसे व्यक्तियों से मिला जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये साहस से भरे पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक प्रकार का अकेलापन, रूखापन भी उनको झेलना पड़ता है। और बात भी सही है कि देखिए, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का ठीक एंटी कह लीजिए दशम भाव है। तो जब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं, जब चतुर्थ भाव बहुत बली हो जाता है, तो घर का तो बड़ा अच्छा ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो हमारा जो एक ऑफिस एनवायरनमेंट वाला पार्ट है उसमें हम थोड़े से वीक हो जाते हैं, या कह सकते हैं फॉर्मल वर्ड में थोड़े वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा दशम भाव बड़ा मजबूत हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा ये वाला पार्ट जो है कमज़ोर हो जाता है। तो इस प्रकार से भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एकादश भाव भी हमारी
अर्निंग की बात करने वाला है, और 5th हाउस कहीं ना कहीं हमारी संतान पक्ष की बात करता है, हमारे विद्या ग्रहण या कहीं डिग्री सर्टिफिकेशन की बात करता है। तो क्योंकि इसका आधा पार्ट जो है धनिष्ठा का वो दशम राशि कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि में, और आधा पार्ट इसका कुंभ राशि में पड़ता है। तो इस प्रकार से एक मिला जुला, तो मृदंग ऊर्जा, मंगल और शनि की ऊर्जा, तो मंगल और शनि भी कमाल के इंजीनियर हैं। तो इस प्रकार का कोई भी इंजीनियरिंग वर्क का काम ऐसा किया जा सकता है जहां पर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो मंगल को कहीं ना कहीं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जोड़कर देखते हैं, शनि को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल, और क्योंकि इसका स्वभाव राहु के समान जाना जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये इन समायोजन से हम एग्जैक्ट नक्षत्र के नेचर को समझ के भी ये इसका नेचर है। अब इसके पद अलग अलग होने पर कुछ चीज़ ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती, भाई प्रथम चरण में ये होगा, द्वितीय चरण में ये होगा, तृतीय में ये होगा, चतुर्थ में ये होगा। लेकिन ये समायोजन तो हमें सर्वदा अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में रखना ही है कि किस प्रकार से मूल इसका स्वभाव क्या है, तो वो हमें ध्यान रखना ही है। अब हम जैसे जन्माक्षरों की बात करते हैं कि कोई जातक अगर इस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, याद रखना है उसका चंद्रमा अगर इस नक्षत्र में होगा तो उसका नाम पहले चरण में गा, गी, गु, गे, चौथे चरण में गे नाम होगा उसका। क्लियर? तो पहले चरण में जैसे मकर राशि पड़ेगी, दूसरे में भी मकर राशि पड़ेगी, तीसरे में कुंभ राशि आ जाएगी, कुंभ का शुरुआती पार्ट, और चौथे में फिर कुंभ ही रहेगी। और ये बात भी ध्यान रखना है, कई व्यूअर्स ये कहते हैं कि सर कम डिग्री होने से कोई प्लैनेट की शक्ति कम हो जाती है। पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आ गया है कि ज़्यादा डिग्री और कम डिग्री में उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है, निष्फल हो जाती है। ये एकदम सरासर गलत तरीका है। देखिए, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग डिग्रियों में एक्साइटेड होते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, ये एक पता नहीं कौन सा विचार है। मंगल जैसा प्लैनेट तो इनफैक्ट ज़्यादा डिग्री, जिसको हम बोल देते हैं मैच्योर डिग्री में, तो वो एक वृद्ध के समान है या मृत के समान है, वहीं वो अपना सबसे ज़्यादा अच्छा फल दे सकता है। इसी प्रकार से हम बृहस्पति की बात करें तो कम डिग्री में ही वो एक अच्छा एक्साइटेड मूड में आता है कर्क राशि में। तो ये कोई तरीका सही नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ज़्यादा डिग्री में, ध्यान रखना है, जब हम इवन की बात करते हैं, इवन यानी जैसे 2, 4, 6 राशियों की बात करते हैं, तो यहां पर कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा। यहां आपको कम डिग्रियों को एक वृद्ध मानते हैं और ज्यादा डिग्री को हम शिशु मानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये अपने मन से ही निकाल दे, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भाई, बच्चों का अलग स्वभाव है, शिशुओं का अलग है, वृद्धों का भी अलग इंपॉर्टेंस है। उनके पास जो अनुभव है वो एक युवा के पास अनुभव नहीं है। तो ये कह देना कि नहीं भाई मेरा तो मृत डिग्री में है, कुछ उसका फल नहीं मिलेगा, ये गलत है। 29 डिग्री क्या, चाहे 29.9 आगे और कितना डिग्री बढ़ जाए। क्लियर? तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको ये बात पता हो, 29 डिग्री, उसके बाद अगर हम मिनट्स में 59 चले जाए तो उसके बाद वो 30 लग जाएगा। अगर इतना भी है तभी भी वो अपना फल देगा ही। इसी प्रकार से कोई 0 डिग्री 1 मिनट पर आपका प्लैनेट है, फल तो देगा ही वो। क्लियर होगा? तो अलग अलग नेचर है। भाई, उत्पन्न हुआ है, शिशु की एनर्जी ऐसी होती है। घर में एक बालक का जन्म हुआ है, कहाँ घर में सब सूना पड़ा था, एक बालक के उत्पन्न होते ही एक अलग सी ओरा एनर्जी आ जाती है। क्लियर होगा? इसी प्रकार से हमारे घर में एक बड़े आदरणीय बुजुर्ग रहते हैं, उनको इतना ज्ञान है, तो उतना अनुभव है, वो कुछ ना करें तभी भी उनकी एक ओरा उस घर में बरकरार रहती है। क्लियर होगा? और उनके जाते ही सब परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इनकी इंपॉर्टेंस को किसी प्रकार से भी कम नहीं आंकना। महत्वहीन जो कह देते हैं कई कि सर अब तो प्लैनेट मर चुका है, अब तो कुछ फल नहीं मिल रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है मुझे नहीं पता, कोई शास्त्रीय प्रमाण इसका नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिकोड करने में दिक्कत हो रही है। याद रखना है हमें, मृत्यु का एक दूसरा सिनोनिम मोक्षा भी है, जहां मृत बोला जाता है। मृत, हमें ये ध्यान देना है कि ये प्लैनेट हमें पारलौकिक समृद्धियां देने वाले हैं। आप संसार तक ही सीमित रहेंगे तो फिर पारलौकिक के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था, क्योंकि कई व्यूअर्स बार बार इस चीज पर कमेंट कर रहे थे कि भाई कम डिग्री या ज्यादा डिग्री पर फल नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग से उसको निकालिए।
तो शुरुआत से अध्ययन करें तो ये आकाश में एक डमरू समान जान पड़ता है, अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ एक रिदम की बात करने वाला धनिष्ठा नक्षत्र है। नाम में भी बहुत कुछ छिपा है। धनिष्ठा, धन की बात करने वाला, धन ईस्ट, ईस्ट यानी हमारा ईश्वर, तो उसमें विश्वास रखने वाला। और जहां भी इस प्रकार के यंत्र बजे जाते हैं वहां समृद्धि गान होता है। भाई मृदंग बज रहा है, डमरू बज रहा है, तो वो एक समृद्धि की बात करता है। क्लियर। और देवता इसके अष्टवसु हैं, इनके रूप को आप बड़ी आसानी से, अगर आप कोई आसपास कहीं शॉपिंग में ढूंढें, इनके चित्र आपको मिल जाएंगे, वो चित्र आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप एक गुरु स्वरूप में, जैसे कहते हैं भाई गलत और सही, गूगल को किसी ने क्या माना है वो तो हम पर निर्भर करता है, तो वो एक प्रकार का आपका गुरु भी है। अगर आपको अष्टवसुओं का चित्र नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो आप गूगल में डालकर भी अष्टवसुओं के चित्रों की अगर देखते हैं तो आपको कोई भी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर मिल जाएगी। उसका प्रिंट आउट, उसका आप बड़े बढ़िया फ्रेम में लगाकर उसको अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, स्पेशली धनिष्ठा नक्षत्र के जातक। नहीं तो आपको अगर नहीं मिलता तो स्पेशली जहां पंच तत्वों के साथ एक अनंत को जोड़ लें आप, चंद्रमा को जोड़ लें आप, और नक्षत्रों को जोड़ लें। ऐसे चित्र मिलते हैं कि अलग अलग भाई, जिसमें आकाश को समझाया गया है, जिसमें अग्नि को समझाया गया। पंच तत्वों के साथ साथ आपको ये 3 अतिरिक्त चीजें इसमें जोड़नी है, जैसे अनंत की बात करने वाले चित्र, जो कभी जिसका अंत नहीं होता है। क्लियर हो गया। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे चंद्र को बात करने वाले, इसी प्रकार से हमारे नक्षत्रों को बात करने वाले, यानी 3 इसमें अतिरिक्त और जोड़ लेंगे तो फिर ये अष्टवसुओं को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। फिर इसमें हम दिशा की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम। क्लियर हो गया। तो उत्तर पश्चिम दिशा को इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो जब कभी भी हम कोई ऐसा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि इस कोने पर हम वेदी बनाएं। और हालांकि वो एक जो एस्ट्रोलॉजर या कह सकते हैं जो कंसर्न पर्सन है, जो ये कार्य करते हैं, उनको इस बात का बखूबी ज्ञान है। फिर हम इसमें गोत्र की बात करते हैं कि इस नक्षत्र में किस ऋषि का वास है, तो ऋषि अंगिरा। काफी हद तक नाम से भी क्लियर होता है कि अग्नि की बात करने वाले, उस यानी उस शौर्य का सदुपयोग हमारे कार्य को बनाने में, तो अंगिरा जो अग्नि से बना हुआ है। और क्योंकि इस नक्षत्र में भी कहीं ना कहीं मंगल और शनि की पूरी एनर्जी भरी पड़ी है, तो सटीक जान पड़ता है ऋषि अंगिरा। वर्ण शूद्र, अगर हम वर्ण, गण और इसका ये गुण कैसा कार्य करने का है, तो हम काफी हद तक इस नक्षत्र के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और वर्ण शूद्र, मैंने बताया आज कलिकाल में शूद्र वर्ण सबसे बड़ी विशेषता है, पूरी तरह से कर्म प्रधान जीवन। यानी हम, एक तो होता है भी मैं सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही संसार को जानना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष में ब्राह्मण वर्ण की कल्पना। मैं ब्रह्म के बारे में ही जीवन भर लगा रहता हूं, तो वो अपने हाथ से कोई इस प्रकार के कार्य करने में उसको थोड़ा सा संकोच होता है, उसको ज्यादा आनंद नहीं देता है। लेकिन इनका सीधा मानना है, जिसका गण राक्षस है उसका सीधा मानना है, अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो भी कर्म का त्याग नहीं करूंगा, कर्म लगातार करते रहूंगा। तो इनको शारीरिक क्रम में आनंद आता है। क्लियर। तो ध्यान दें, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब कभी भी वर्ण ब्राह्मण होगा तो उसको कर्म अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसको शारीरिक कर्म से ज्यादा उसको मानसिक श्रम या कर्म आनंद देने वाला होता है। अब जैसे वैश्य वर्ण में वो फिर इस प्रकार की चिंतन करता है कि जिससे धन बनाया जाए, धन को जोड़ने की बात करना। क्लियर हो गया। लेकिन ये खुद से एग्जीक्यूट करने पर तुला रहता है कि नहीं, मुझे ही वो कार्य करना है। तो कमाल का ट्रबल शूटर होता है। इस प्रकार के, अगर जैसे अभियांत्रिकी में लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो खुद वो चीजें ढूंढने में कामयाब होते हैं जो किसी को जल्दी समझ में नहीं आती कि कौन सा फॉल्ट है। ये बहुत अच्छी तरह इसको जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। गण राक्षस, तो 3 प्रकार के गण माने जाते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस। तो अगेन कोई भी गण बेस्ट या वर्स्ट नहीं है, सब अपनी जगह पर फिट है। तो ये राक्षस गण की विशेषता है कि अगर हम अपने कार्य में लगे हुए हैं और अपने कार्य को करने में इन्होंने सीधा तय किया, मुझे ये कार्य मिला है, साम दाम दंड भेद करना ही है, बस इनको ये काम दिया है। तो वो किसी ऐसे पद पर जहां व्यक्ति को ये दिया जाए भाई आपको किसी भी कीमत पर वो कार्य करना ही है, तो चाहे दूसरे
आपको इसमें कहीं दूसरे को खिन्न भी करना, दूसरे को नाराज भी करना है, फिर भी नाराज करके वो कार्य करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के जो जुझारू जज्बा है इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करना आपको, कई इस चीज़ को गलत रूप से कि भाई राक्षस गण तो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देवगण की अलग विशेषता है, मनुष्य गण की अलग विशेषता है। इनफैक्ट देवगण को कार्य में थोड़ा संकोच रहेगा कि भाई दूसरे को अगर दिक्कत हो रही है तो हम उस कार्य से परहेज करें, रास्ता बदल दें, लेकिन ऐसा राक्षस गण की प्रवृत्ति में कतई नहीं है। दूसरे को बुरा लगता है, लग जाने दो। तो ये धनिष्ठा की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाएगी। क्लियर हो गया? तो गणों को और वर्ण को जोड़कर जो एलिक्सर हमें मिलता है, जो हमें उसका अमृत या रस या निचोड़ मिलता है, उससे हम एग्जैक्ट उस नक्षत्र को समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये मुख्य रूप से हालांकि ये मैचिंग के समय देखा जाता है, जब विवाह मिलन होता है तो नाड़ी दोष के सबसे ज़्यादा अंक कट जाते हैं। तो नाड़ी दोष तब लगता है जब सेम नाड़ी होता है, यानी हमारी बॉडी का एक रिदम होता है, हम इसको वात पित्त कफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है, सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर पति और पत्नी की सेम नाड़ी है, वर और वधू की सेम नाड़ी है, तो उसको नाड़ी दोष माना जाता है। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है संतान उत्पत्ति को लेकर। क्लियर होगा? उसमें कोई इस प्रकार के सिंड्रोम या इस प्रकार की कोई व्याधि हो सकती है। उसको जन्म उसका अगर होता है तो उसको हीमोग्लोबिन की कमी, उसको फिट्स पड़ना। तो कहता है लेकिन इसका दोष कब परिहार हो जाता है? कहता है अगर दोनों में, जब हम मैचिंग में जैसे टोटल 36 गुण मानते हैं, जैसे रमन पद्धति है या लहरी जी की पद्धति, उसमें अगर हम टोटल 36 गुण लेकर चलते हैं तो 36 में से अगर 25 गुण मिल रहे हैं, फिर नाड़ी दोष लग रहा है, तो उसका परिहार हो जाता है। हम ये भी कहते हैं कि अगर समान नक्षत्र भी पड़ रहा है तो अलग अलग चरण होने पर भी ज़्यादा गुण मिलने पर नाड़ी दोष को काउंट नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है, अगर नाड़ी दोष लग रहा है तो एटलीस्ट 25 रीच कर रहा है तभी हम इसको कंसिडर ना करें, नहीं तो जैसे मैंने बताया बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स इस प्रकार के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति चर, ये मुख्य रूप से देखा जाता है मुहूर्त के लिए। जैसे आपको कोई शुभ कार्य करना है तो चर कार्य यानी जो गतिशील हैं, बदलाव पसंद कार्य हैं, तो वो हमने यहाँ भी नेक्स्ट में जब हम आएंगे, जैसे विहित कार्य में कौन कौन से मुहूर्त के लिए चर अच्छे माने जाते हैं। कोई छोटे शुभ कार्य हैं, कोई छोटी अच्छी यात्राएं हैं जहां पर बदलाव आप पसंद करते हैं, तो वो मुहूर्त में देखा जाता है। हम जन्मकालीन स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं भाई, अगर ये चर है तो ये कोई रूढ़िवादी नहीं है, यानी जो जातक है, जातक भी बड़ा फ्लेक्सिबल है नियमों को लेकर। कहता है जी ये पॉलिसी थी लेकिन अब वो बदल गई है, तो वो, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं सर, मैंने तो जैसे इस कंपनी को ज्वाइन किया था 10 साल पहले, आज भी मुझे वही रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। तो ये जो पूर्वाग्रह है ये गलत चीज़ है। लेकिन धनिष्ठा के लिए इस मामले में ये बहुत, क्योंकि वैसे भी कर्म क्षेत्र की अगर बली होने की बात करता है, दशम भाव और 11वें भाव की बात करता है, भाई दशम भाव सीधा सीधा कर्म की बात कर रहा है, 11वां भाव उस कर्म से होने वाली प्राप्तियां या कहीं इनकम की बात कर। तो भाई प्रैक्टिकल आदमी को ही इनकम मिल सकती है, ऐसे तो सबके लिए इनकम नहीं बनी है। तो ध्यान रखना है कि ये इसलिए भी जो इन राशियों का जो नक्षत्र लॉर्ड रहेगा, और आपको पता है अभिजीत भी, जो अभिजीत नक्षत्र को हमने छोटा सा स्पेस दिया है, वो भी इन्हीं राशियों में बांटा गया है। क्लियर हो गया? धनु और मकर में। तो आप समझ सकते हैं कारण कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर दशम भाव के इर्द गिर्द जीवन घूम रहा है तो ही हमारे जीवन को आज सांसारिक दृष्टि से हम मानेंगे कि हमारा जीवन एक सफल जीवन है। नहीं तो फिर हम उसको कहेंगे भाई ये तो घर कार्य में अच्छा है और इस कार्य में अच्छा है, लेकिन उसको एक अच्छा एक वर्किंग प्रोफाइल नहीं मिल पाया। तो वो इस प्रकार से समझना है कि बड़ा फ्लेक्सिबल है काम को लेकर। समान प्रकृति चंद्रमा के समान माना जाता है चर के कारण। फिर इसमें नित्य योग, अलग अलग हम जब योग निकालते हैं तो एक योग का स्ट्रक्चर नक्षत्र के समान होता है, तो ये है शुभ योग। क्लियर हो गया? तो कोई भी हम जब घर में देखिए, एक शुभ योग है, कोई सिद्ध योग है, कोई सिद्धि योग है, कोई साध्य योग है, शोभन योग है, तो अलग अलग की रिलेवेंस अलग अलग है। जहां भी हम शुभ की बात करते हैं, जैसे शुभ लाभ, शुभ का माने गणेश, तो कोई भी इस प्रकार का आपको कोई इस प्रकार का कार्य करना है, जब हम शुभ योग की तलाश में रहते हैं, कोई नई ओपनिंग करनी है जो चलायमान रहे। ध्यान देना, चलायमान यानी जैसे मान लीजिए कोई स्टोर हमें
कपड़ों का स्टोर वगैरह इस प्रकार जो चलायमान रहे, आता जाता रहे, तो वहां पर हम इस शुभ नक्षत्र की खोज में रहते हैं। यानी गणपति का पूरा पूरा आशीर्वाद शुभ योग में बरकरार रहता है। फिर बात करते हैं रज्जु। रज्जु जो है हमारा आरो शिरो, नॉट रज्जु, रज्जु, तो इसको हम बोलते हैं मेरू रज्जु के साथ जोड़कर देखना है या स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वाला हिस्सा है उसमें रिसेप्टर्स हैं अलग अलग प्रकार के, यानी जो रिसीविंग पार्ट है। तो कैसा कौन सा पार्ट ज्यादा प्रोएक्टिव है स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये आरो शिरो, शिरो यानी हमारे सिर का, और इसमें आरो यानी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा प्रोएक्टिव रहता है, जिसका भी धनिष्ठा नक्षत्र है। तो ये मुख्य रूप से मैचिंग में ही इसको गौर किया जाता है। हालांकि मैं तो हमेशा बोलता हूं कि ये सारी चीजें जब किसी का हम फलित करें तो ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। वर्ण क्या है, गण क्या है, प्रकृति नक्षत्र की क्या है, तो ही आप जातक के बारे में सही आकलन लगा पाते कि भाई इसकी योनि क्या है। अगर आपको योनि के बारे में नहीं पता तो भी आप कई चीजें मिस कर जाएंगे। क्लियर होगा? तो ये फलित का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। कई दफा मैंने देखा भी नक्षत्र को एक खाली एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक वैदिक मंत्र तक सीमित रखते हैं बस, और उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जानने की अभिलाषा नहीं रखते हैं, या ये कह देते हैं भाई इस चरण में मेरा जन्म है, थोड़ा बता दीजिए। ये एक बहुत बड़ा दोष है। ध्यान रखना है कि नक्षत्र के बारे में अच्छे से जानना ही नक्षत्र की आराधना है, नक्षत्र की पूजा है। अब वैदिक मंत्र तो शायद 95 या कहें और ज्यादा लोगों को वैदिक मंत्र बिना त्रुटि के नहीं उच्चारण उनका अच्छा है, उनका अधिकार नहीं है उच्चारण में, कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक हो रही है। तो हम उस चीज को अगर हिंदी में अच्छे से समझ लें, डिकोड कर लें, तो वो हमें उसी प्रकार का हम मन में उसका वो लगाते हैं कि भाई इस प्रकार का इसका शेप है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसको कौन सी वनस्पति अच्छी लगती है, तो वो उसको उसी वैदिक मंत्र के समान ही फल देगा। क्लियर? तो ये सिर्फ अपने चरण के फल को जानने तक सीमित ना रखें, इसको थोड़ा और ब्रॉड लेकर चलें, और इसमें कौन कौन से जातक पैदा हुए हैं उनके भी उस पार्ट को अटैच करने का प्रयास करें कि हाँ ये जातक का ये वाला पार्ट काफी हद तक मैच करता है। अब देखिए एग्जैक्ट तो सेम होना बड़ा कठिन बात है कि भाई उसकी डिट्टो कॉपी, क्योंकि देखिए आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी बात करें तो 12 अलग अलग भाव हैं, फिर 9 अलग अलग प्लैनेट की लोकेशंस हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बली और कहाँ कमजोर हो गया, लेकिन एक नक्षत्र का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो उस पर एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। क्लियर? तो ध्यान देना, सबसे बढ़िया तरीका है भीष्म पितामह के स्वरूप को समझना कि भाई भीष्म पितामह ने युद्ध भी किया अपने गुरुओं के साथ, तभी भी उनके मन में सदैव एक आत्मीयता रही कि ये मेरे गुरु हैं। भाई जैसे परशुराम और भीष्म के युद्ध की बात आती है तो उन्होंने कहा आपने आज्ञा दी इसलिए मैं आपसे युद्ध कर रहा हूं, और बड़े शिष्टाचार से युद्ध किया और वो युद्ध में विजयी भी हो गए। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वो बली व्यक्तियों के होते हैं। तो इस प्रकार का सिंह के समान, क्योंकि इसकी योनि भी क्या है, जंगल का जो राजा है सिंह, उसकी कुछ विशेषताएं वो उस जातक में भी है, यानी परिवार का संरक्षण करने वाला। आपको परवाह नहीं है अगर धनिष्ठा नक्षत्र है तो आप धनिष्ठा नक्षत्र का जातक अपने परिवार के सभी लोगों का संरक्षण करता है। अब कई दफा लोग कहते हैं भी सिंह स्वयं से शिकार नहीं करता है, सिंह नहीं करती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंह उस क्षेत्र का संरक्षण करता है। जब सिंह खड़ा हो जाता है तो फिर सारे छोटे जीव भाग उठते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिंह योनि की कुछ ऐसी गजब की विशेषताएं हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप बाघ दिल बनो, हम सभी कहते हैं सिंह का हृदय होना चाहिए। जंगल का राजा बाघ वास्तव में नहीं है, जंगल का राजा तो शेर या सिंह ही है, क्योंकि जो खुले मैदानों में रहने वाला है वो सिंह है, और जो घात लगाकर हमला करता है, घातक प्रहार, वो व्याघ्र या बाघ माना जाता है। तो बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये शेर दिल होने की प्रवृत्ति रख रहा है, बाघ दिल होने की नहीं। क्लियर? तो वो नॉट सिमिलर टू टाइगर, सिमिलर टू लॉयन ओनली। तो ध्यान देना है, इसका स्वभाव लॉयन के समान भी हम इसको जोड़कर देखते हैं। फिर इसमें हाँ मैंने बताया ये वाला पार्ट जो रिसेप्टर ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं, तो समान नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में रज्जु दोष ज़्यादा प्रचलित है देखने के लिए। पक्षी ततैया एक प्रकार का ये काटने वाला जीव होता है, और दिखने में कई बार हमें ये एक मधुमक्खी या बी का भ्रम देता है कि ये मधुमक्खी हो सकती है।
इसका पूरी तरह से जो रूप है, जैसे येलो कलर का कभी आपने देखा हो मंडराता रहता है हमारे घरों के आसपास, तो हम उसके इस पक्षी को इसके साथ रिलेट करके देखते हैं कि भाई कब जरा भी उनको संकट होने पर तुरंत हमला करता है, और उसके डंक में काफ़ी कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इस प्रकार के पक्षी, या कह सकते हैं इस कीट पक्षी के साथ इसका संबंध देखा जाता है। काफ़ी बड़े बड़े भी ततैये या कई वास्प होते हैं, तो उसका डंक काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देता है। तो इसी प्रकार से मकर का जो एग्रेसिव रूप है, क्लियर हो गया, वो काफ़ी हद तक ततैये से मैच करता है। हालांकि इसका आधा पार्ट कुंभ राशि में भी जाता है। तो कुंभ राशि में भी कहते हैं कि भाई सामान्यतः किसी पर हमला करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि उसका जो स्वामी है वो शनि है, जो एक तामसिक देवता है। बार बार छेड़े जाने पर वो भी घातक प्रहार कर सकता है। तो ध्यान देना, जनरली हम ये मानते हैं कि उस मंगल की शक्ति का सदुपयोग करने में मकर राशि वाले ज्यादा कामयाब होते हैं। तो ध्यान देना है, मकर और कुंभ में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों का स्वामी शनि है, लेकिन एक प्रखर रूप से और एक थोड़ा सा गुप्त होकर। क्योंकि आप समझ सकते हैं भाई, अगर नवमांश की तरफ जाएंगे तो फिर इसमें नवमांश के कारण, जैसे वृश्चिक नवमांश में है तो मंगल की एनर्जी, लेकिन गुप्त होकर वो प्रहार करने की बात करता है। और जहां भी सिंह नवमांश की बात आती है, खुले रूप से प्रहार करने की बात करता है। तो ये कुंभ राशि में ये खासियत है कि वो अगर कोई फायदा दे रहा है देते रहो, लेकिन अगर कोई हमें लगता है कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो एकदम सामने से प्रहार नहीं करेगा, बैकडोर से प्रहार करेगा। तो ये ततैये इस जीव का गुण है। और एक गुण तमस, 3 प्रकार के गुण माने जाते हैं। भगवान विष्णु है रजस, भगवान ब्रह्मा को हम मानते हैं, भगवान विष्णु है पूरी तरह सत्व, नॉट रजस। भगवान विष्णु है पूरी तरह सात्विक। ब्रह्मा जी को रजस बोलते हैं, जहां पर कामना से कार्य किया जाता है। और भगवान शंकर को तमस, दूसरे को अगर नीची दृष्टि के लिए भी अगर कोई कार्य करते हैं तो फिर हम रुद्र के साथ उनको जोड़ते हैं। तो इन जातकों में आज कलिकाल में बहुत बड़ा गुण भी है ये, क्लियर होगा। और शुचिता का कोई ज्यादा ध्यान नहीं भी रख पाए, शुचिता नहीं भाई, अगर हाथ पैर जो थोड़े बहुत नहीं भी धुले हैं तभी भी अगर वो किसी धार्मिक कृत्य में लग गया है तो वो एक प्रकार की कह सकते हैं यही इनका गुण भी माना जाएगा। हम इसको हे दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, यही जातक का गुण भी है कि वो अपने कार्य के लिए इन चीजों को भी कई बार त्याग देता है। कहता जी ये तो कपड़ा आपका साफ नहीं है, कहता जी कोई बात नहीं, मुझे कार्य समय पर करना है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि रज भी एक विशेषता है, सत भी एक विशेषता, और तमस भी अपने आप में। आप भगवान शंकर के साथ जोड़कर देख रहे हैं तो कैसे इसको गलत करें हम, क्लियर हो गया। तो सभी देवताओं का अलग अलग गुण है, तो ये भगवान शंकर के उस तमस गुण के साथ चलने में माहिर होते हैं। और जो समय चल रहा है उस अनुसार से सबसे अच्छा गुण माना जाता है। देखिए कलिकाल में अगर आप पर शनि, मेनली तामसिक ग्रह अगर मेहरबान नहीं है, शनि मंगल राहु केतु, तो फिर आप भूल जाइए आपके फॉरेन रिलेशनशिप, यूरोप अमेरिका में कोई इस प्रकार की यात्रा और उसका अच्छा फल। जितने भी जातक हमने इस प्रकार के देखे हैं उनके राहु केतु शनि इस प्रकार के ग्रह कुंडली में मजबूत अवस्था में जो यूरोपियन और अमेरिकन के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन यही संबंध अगर हम आज के 500,000 साल पहले इसको हम थोड़ा बुरा दृष्टि में देखते थे कि भाई यूरोप में कौन जाएगा, हमारे देश में धन संपदा भरी पड़ी है। हम जब बृहस्पति के धन की बात करते थे तो पूरी तरह वहां पर हम सत्व की बात करते थे, लेकिन अब वो धन कहीं ना कहीं चला गया है, ट्रांसफर हो गया है। कलिकाल में जब कलिकाल का महत्व बढ़ रहा है तो वो धन कहीं ना कहीं उन प्लैनेट के पास ज्यादा चला गया, राहु केतु शनि। तो वो हमें स्वीकार करना है। फिर इसमें हम बात करते हैं प्रक्रिया परिवर्तनीय, वो काफी हद तक इसके इस प्रकृति से क्लियर हो जाता है कि भाई किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया है, बदलाव। तो ये मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने जो भी उनको कार्य दिया गया उसमें कुछ बदलाव भी है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रूढ़िवादी नहीं होते बेसिकली। विंशोत्तरी स्वामी मंगल, तो विंशोत्तरी स्वामी इसका मंगल है, यानी जो हमें शुरुआत में दशा देगा। तो आप समझ सकते हैं अगर ये नक्षत्र आपका है और मंगल कहीं खराब अगर प्लैनेट है आपका, तो आपकी शुरुआती दशा ही आपकी बेकार हो जाएगी।
तो ये नक्षत्र होने पर जातक को एक तो जिस राशि में पड़ रहा है वो उसका लॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जो इसका विंशोत्तरी स्वामी है वो बहुत बली होना चाहिए। तो फिर आपको निश्चित रूप से इसका जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका पूरा पूरा फायदा मिलता है। बात करते हैं दशा समय। कितना दशा समय मंगल को दिया गया है? 7 वर्ष का। क्लियर? तो शुरुआत में जैसे मान लीजिए आपकी मकर राशि 23 डिग्री 20 मिनट 1 सेकंड पर आपका चंद्रमा है जब आपका जन्म हुआ, तो आपको टोटल 7 वर्ष का शुरुआत में महादशा मिलेगी मंगल की। फिर हम कैसे अंतरदशा, प्रतंत्र दशा और प्राण दशा, सूक्ष्म दशा सब निकालते हैं, उसके लिए आप हमारे ग्रहों के गणित वाले सेक्शन में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में, जहां आपको ये कैसे डिवाइड करते हैं अलग अलग दशा, प्रतंत्र दशा, वो आपको वहां इजीली पता लग जाएगा। फिर मानते हैं इसका संबंध काल पुरुष नर अंग, इसमें गुदा या एनस के साथ संबंध जोड़कर देखा जाता है। ये अंग ज्यादा प्रोएक्टिव माना जाता है और इसमें गड़बड़ी होने पर कहीं ना कहीं एनस संबंधी कोई दोष हमें हो सकते हैं। स्पेशली अगर ये वृश्चिक नवमांश में पड़ता है तो उसका ज्यादा दोष देखा जाता है। भाई जैसे कुंभ का जो 6 डिग्री 40 मिनट तक वाला जो पार्ट है, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री, तो अब इसमें वृश्चिक नवमांश आ जाता है, क्योंकि वृश्चिक का अर्थ है कहीं ना कहीं कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव हमारा एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन या हमारे एनस की बात करता है। तो उसमें बड़ा दोष देखा जाता है अगर इसमें कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण यहाँ लग गया इस हिस्से में, तो फिर एनस में कहीं ना कहीं कमजोरी देखी जाएगी। इस प्रकार के बीमारियां हो सकती हैं जो एनस को कमजोर कर सकती हैं, तो वो ध्यान रखना है। इसमें दृष्टि, चेतन स्तर किस प्रकार का, ये व्यक्तियों को देख भर से एनालाइज करने पर नहीं आमादा होते कि मैंने तो देख कर ही आपको एनालाइज कर लिया। ये उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को देखा है और वो दृष्टि को अंध रूप में मानते हैं कि भाई ठीक है, हम एनालाइज करने के लिए उसके वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा वो काम करता है उस पर हम ज़्यादा विचार करेंगे। भाई अलग अलग जैसे वर्किंग स्टाइल होते हैं, कई खाली तीक्ष्ण नजर रखकर ही कई नक्षत्र हैं, वो जातक उसी दृष्टि से उसको एनालाइज करना चाहते हैं, लेकिन ये अंध दृष्टि माना गया। तो ये उस दृष्टि के उपयोग से व्यक्ति को एनालाइज नहीं करते हैं, उसके कर्म से उसको एनालाइज करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बात भी सही है कि भाई हम ऐसे पूरी तरह बहिर्मुखी नहीं है कि हम खाली जो दिख रहा है उस पर बात करते हैं, वो कैसा कार्य करता है उस पर बात करते हैं। वनस्पति, शमी और कीकर के साथ इसको जोड़कर देखना है। आप स्वयं भी कोई जातक अगर इस नक्षत्र से प्रभावित है तो अब जैसे शनि को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं या तो पीपल के वृक्ष की आराधना करें, पीपल का वृक्ष लगाएं। अब पीपल बहुत विशाल है तो कोई घर के आंगन में बहुत कठिन होता है उसको लगाना, उसको फिर उसके बड़े रूप को संभाल पाना, क्योंकि बहुत विशाल हो जाता है। तो फिर उसका एक अल्टरनेट है, और शनि बड़े प्रसन्न रहते हैं शमी वृक्ष से। नॉट ओनली शनि, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, बहुत देवता है इस पे, यानी इसके कहते हैं इसके पत्तों कर भगवान शंकर को चढ़ाया जाए तो हम उस पे बेल पत्र से भी ज़्यादा वो उनसे प्रसन्न होते हैं, वो तामसिक देवता रुद्र। तो हम ये वृक्ष लगा सकते हैं, इसका पौधा लगा सकते हैं। कीकर जो एक प्रकार से बबूल का ही रूप माना जाता है, जिसको जंगली बबूल भी कह देते हैं, तो वो भी जैसे ऊसर में हो जाता है जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, जहाँ जमीन से कोई हमें आकांक्षा नहीं है कि कुछ यहाँ हो भी सकता है, ऐसे टफ वातावरण में भी कीकर हो जाता है। और जो भी इस प्रकार के कांटेदार वृक्ष होते हैं वैसे भी शनि के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो राशि अधिपति शनि बहुत प्रसन्न होगा। वैसे कोई भी व्यक्ति, ये तो चलो धनिष्ठा नक्षत्र का ही वृक्ष है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उसका शनि कमजोर है तो अगर इन वनस्पतियों की आराधना करता है, इन वनस्पतियों का कभी जैसे समिधा इस्तेमाल करता है यज्ञ में, तो शनिदेव उसके तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार शमी या कीकर के जो झाड़ हैं उसको भी समिधा रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना है, अलग अलग वृक्ष और वनस्पति अलग अलग ग्रहों के लिए चुनी जाती हैं। तो ये स्पेशली शनि के साथ रिलेट करता है और इस नक्षत्र की बात करता है, क्योंकि इसमें मंगल की एनर्जी भी है, तो वो ध्यान देना है। रंग हल्का सलेटी या कह सकते हैं लाइट डे कलर इसका होता है, तो वो कलर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और तत्व आकाश की बात करता है या अनंत की बात करता है, तो उस तत्व के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है। योनि, मैंने बताया सिंह का स्वभाव है
एकदम मतलब बड़ा हृदय होता है, छोटी बात पर ज़्यादा वो विचार नहीं करता कि भाई छोटी छोटी बात ज़्यादा नोटिस करने वाला, ऐसा स्वभाव नहीं है इसका कि खाली नेत्रों से इसको देखना भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसा नहीं। बड़प्पन लिए वाला भाई ऑफिस में जहाँ भी देखिए अलग अलग प्रकार के गुण और दोष होते हैं। कई दफ़ा हम खाली जहाँ तक ग्रह तक सीमित रहते हैं कि भाई अब मेरे घर की जहाँ मैं बात करता हूँ, चतुर्थ भाव मजबूत होने पर घर का वो बहुत बढ़िया ध्यान रखता है, लेकिन वो इस चीज़ को ज़्यादा ब्रॉडली करने में थोड़ा सा सक्षम होता है कि भाई कैसे करें। लेकिन जहाँ दशम भाव की बात आती है वो इन सब छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करता है कि भाई कौन किस प्रकार से क्या खा रहा है क्या पी रहा है, वो सब छोटी बातें हैं उसके लिए कोई वर्किंग आवर किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार का कार्यशैली उसकी, उसके उस पर ही उसको तौलता है कैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो ये इसमें ध्यान देना है कि एक बहुत अच्छा गुण है सिंह के समान। क्लियर। और कार्यशैली संयोजित करना, संयोजित यानी एक प्रकार का हम उसको कह सकते हैं ज्वाइनिंग या इकट्ठा करने वाला, सबको ज्वाइन करके चलाना। तारा संख्या 4 माना जाता है, 1 2 3 4, तो ये एक डमरू की शेप लेता है। शुभ योग, शुभ योग से हमारा तात्पर्य अगर कोई आप प्रयोग ऐसा करना चाहते हैं, ये नक्षत्र का जातक अगर है और चंद्रमा का गोचर धनिष्ठा में चल रहा है और वार उस दिन गुरुवार या शनिवार है, तो आप कोई भी ऐसा शुभ कार्य करेंगे बहुत अच्छा फल मिलेगा। और स्पेशली अगर आपके मास की बात करेंगे तो जब चंद्रमास जैसे श्रावण मास के जो बीच के 9 दिन आते हैं वो आपके अगर उसमें अगर कहीं आपको सोमवार पड़ जाए तो फिर आपको कोई छोटी यात्रा अगर आप करनी है तो बहुत अच्छा रहेगा। शोभन योग हम यात्राओं के लिए देखते हैं, कोई छोटी यात्रा बहुत अच्छा, वैसे भी ये चर नक्षत्र है तो यात्राओं के लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा, यात्रा आपकी फलीभूत होगी। सिद्ध योग, कोई कार्य जहां पर हमें कोई इस प्रकार का हमें देखना है कि उसमें दक्षता मिले, सिद्ध मिले तो वो सोमवार को हमने देखा शोभन योग के लिए भी है, और शुक्रवार में वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, इस नक्षत्र की योनि सिंह है, तो दूसरे और कौन से नक्षत्र है जिसकी योनि सिंह है, इनका कार्य करने का तरीका एग्जैक्टली सेम होगा, तो वो है पूर्व भाद्रपद। सिंह उसकी योनि सिंह है, तो ध्यान देना है कि पूर्व भाद्रपद का जो काम करने का तरीका है वो इसके समान माना जाता है। और पूर्व भाद्रपद को हम कहीं ना कहीं बृहस्पति के लॉर्डशिप के साथ, या कहीं इसका जो विंशोत्तरी स्वामी है वो बृहस्पति, क्लियर हो गया, और इसका विंशोत्तरी स्वामी मंगल, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो काफ़ी हद तक वो बात भी ज़्यादा जायज़ प्रतीत होती है कि भाई उत्तम योनि मिलन। अति शत्रु योनि नक्षत्र भरणी और रेवती, क्लियर हो गया, तो भरणी और रेवती के साथ जैसे गज योनि इनकी आती है तो फिर इनका 36 का आंकड़ा है, वो इनसे कम इनकी मैत्री है, कार्य करने का तरीका एकदम अलग है। सूर्य गोचर, सूर्य लगभग वही 6 फरवरी के आसपास इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो कोई अगर आपका सूर्य कमजोर स्थिति में बैठा है तो आप जब सूर्य प्रवेश कर रहा है उस समय कहीं जैसे आप सिद्ध योग में अगर आपको सोमवार और शुक्रवार मिल जाए तो आपको सूर्य के लिए कार्य करना चाहिए। चंद्रमास व तिथि, चंद्रमास वैसे मैंने बताया श्रावण मास के बीच के लगभग 9 दिन, और शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी वार, यानी जो हिंदी तिथि है उसमें जो 8 जिसको अष्टम भी कह देते हैं, अष्टमी बोल देते हैं, वो इस नक्षत्र की तिथि मानी जाती है। नक्षत्र समायोजन हमने पहले ही इसका जो एलिक्सर जो इसका अमृत है वो किस प्रकार से हम ट्रीट करें, इस रस में क्या क्या मिला हुआ है। अष्टवसु, संपन्नता की बात किससे आ रही है? धनिष्ठा, धनिष्ठा का सिनोनिम हम कह सकते हैं संपन्नता। और मृदंग ऊर्जा, क्लियर हो गया, तो जो मृदंग की ऊर्जा है वो बस उसमें थोड़ा नेगेटिव यही है कि उसको कहीं ना कहीं एक अपनत्व चाहिए उसको, क्योंकि फोर्थ की कमी कहीं ना कहीं उसको लगती है, तो फोर्थ हाउस की कमी यानी अपना घर उसको अपना, तो ये मातृत्व वाला यानी जो मदर वाला पार्ट है, एक हीलिंग वो उनको चाहिए। तो बाकी मंगल और शनि इंजीनियरिंग का उनको कमाल का ज्ञान होता है। फिर हम बात करते हैं नक्षत्र पद, अलग अलग पद अनुसार थोड़ा थोड़ा वेरिएशन किस प्रकार से आता है। देखिए ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, पर इसमें जब नवमांश बदलता है, जैसे अलग अलग डिग्री पर वो अलग अलग नवमांश में चला जाता है, तो फिर वो चीज निखर कर आती है जो नवमांश का राशि आती है। तो देखिए जैसे मकर राशि 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा, तो ये कौन से नवमांश में जाता है? सिंह नवमांश। तो अभी क्या करना है हमें, सिंह का भी यानी उस एनर्जी को अब जब ये प्रेजेंट करेगा
क्लियर हो गया, उसको बाहर एक्सप्लोर कर रहा है तो किस रूप में आएगी, सिंह के रूप में आएगी। वो सारी एनर्जी को सिंह के रूप में निकाल रहा है, वो खुद भी सिंह योनि है, तो बहुत बली हो गया। फिर महत्वाकांक्षी है, व्यवस्था प्रिय है, उसको कोई भी कार्य में आप लगाइए व्यवस्था एकदम कमाल की करेगा। प्रजावत्सल, प्रजा का ध्यान देने वाला। कार्य क्षेत्र, कोई भी इस प्रकार का काम हो यशस्वी उसका कार्य होगा, यश बढ़ाने वाला। क्लियर हो गया। कठोर निर्णय में एकदम वो कि भाई कोई ऐसा कठोर निर्णय करना है कि वो दुखी होता है, कहता होने दो। वैसे भी जैसे मैंने बताया इसका जो स्वभाव है वो तामसिक है, तो इस मामले में वो कठोर निर्णय लेने में भी नहीं चूकता है। विच्छेदक प्रभाव, तो कई बार इसमें कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। वो फिर इस मामले में भी वो वाला जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वो अपने घर पर भी एप्लीकेबल कर देता है। तो वो पत्नी को, अगर कोई जातक पुरुष है तो पत्नी को दुख दे सकता है, या कोई महिला है तो अपने पति को इस कारण से कहीं विच्छेद हो सकता है। मकर, मकर में 26 डिग्री 40, यानी ये वाला पोर्शन क्रॉस करने के बाद 26 डिग्री 40 मिनट से अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए और 30 डिग्री तक, तो वो कन्या नवमांश आ जाता है। तो कन्या का मतलब है एक ऐसी लड़की, ध्यान देना, कन्या को एक सामान्य महिला नहीं मानना, एक ऐसी लड़की जिसने अपने ब्रह्मचर्य अब तक नहीं खोया है, जिसने अपनी वर्जिनिटी अभी तक नहीं खोई है, नियमों की बड़ी पाबंद है, तो उसको हम कन्या मानते हैं। तो बुद्धिमान और वार्ता कुशल, बातचीत में वैसे भी बुद्ध को बड़ा ज्ञान है। बुद्ध के दो रूप हैं। मिथुन में हम बोलते हैं बुद्ध का रोमांटिक फेस, वो थोड़ा राजकुमार वाला काम ज़्यादा वहाँ करता है, लेकिन जब यहाँ इसमें बात करते हैं तो वो एक बड़ा बुद्धि का देवता के रूप में वहाँ जाना जाता है कन्या राशि में। तो वार्ता कुशल, कुशल शिल्पी को, इसमें आपको इस प्रकार का कार्य, जैसे लियोनार्डो द विंची वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं कन्या नवमांश में दिखाई देता है। वो कमाल के शिल्पी, इंजीनियरिंग का जबरदस्त इस्तेमाल। और जब कभी भी कन्या की बात आएगी तो हम उसका उंगलियों का बढ़िया इस्तेमाल करते, तो आजकल की भाषा में हम उसको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में भी देख सकते हैं। क्लियर। व्यापार की नब्ज जानने वाला, कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें फायदा होगा, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे चरण के मुख्य गुण है, जिसको मुख्य रूप से कहाँ आउटपुट कौन दे, एनर्जी तो वही है धनिष्ठा की, लेकिन आउटपुट किस रूप में आ रहा है, कन्या के रूप में, कन्या नवमांश के रूप में। फिर कुंभ राशि, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक कुंभ में रहेगा तुला नवमांश। तुला को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव, जो शुक्र की एनर्जी को एक पार्टनरशिप में इस्तेमाल करता है और पति पत्नी के संबंधों के रूप में इस्तेमाल करता है, और कलाकार आदमी है शुक्र, वो भी हमें ध्यान देना है। तो आकर्षक व्यक्तित्व होगा, तुला नवमांश आ रहा है। संगीत प्रेमी, वैभव संपन्न और सुखी दाम्पत्य, क्लियर हो गया। और परिष्कृत रुचि, उसकी रुचि बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बारीक से बारीक चीज़ों में वो बहुत अच्छा काम करने वाला होगा, बहुत जिसको बोलते हैं परफेक्ट। तो परिष्कृत रुचि मानी जाती है। कुंभ में अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट से आए, थोड़ा भी आगे चला जाए, तो फिर वो आ जाएगा चौथे चरण में। 3 डिग्री 20 मिनट 1 सेकंड पर अगर चंद्रमा है तो फिर वो चौथे में आ गया, और 6 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। वृश्चिक नवमांश, एनर्जी तो वही है सिंह की एनर्जी, लेकिन अब थोड़ा सा सिंह अपने आप को हाइड करने पर उतारू है। तो जब कभी भी हम इस पार्ट की बात करेंगे तो उस एनर्जी को थोड़ा सा गुप्त रूप से वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो गुप्त संग्रह की बात करना, ऐसा कोई भी, चाहे उसको आप, क्योंकि हम कुंभ राशि को कालपुरुष की कुंडली में संग्रह के लिए देखते हैं, बैंकिंग के साथ भी जोड़ते हैं, वित्तीय संस्थाओं के साथ। कोई ऐसा पद आपको मिला है, बैंक में भी आप काम करते हैं, तो कोई ऐसा काम है जो पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं, आप कुछ सीक्रेट काम, कुछ सीक्रेट आपका काम है, इस प्रकार के काम, तो वो आपके साथ जोड़कर देखे जा सकते हैं, जहां पब्लिक डीलिंग सामान्यतः ज़्यादा नहीं होती है। तीव्र गति कार्य आपका, बहुत अच्छे कुशल है आप, और बैंक अधिकारी इस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये 4 इस प्रकार से नवमांश से ही हम स्वभाव के सटीक फल को समझ पाते हैं। एनर्जी तो धनिष्ठा की है, लेकिन चारों में विभेद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वो किससे आ रहा है? इसके नवमांश से। फिर बात करते हैं स्थान। स्थान, आप इसको अपने लाइफ में ज़्यादा या ट्रैवलिंग में कभी शामिल कर सकते हैं, रूटीन में आप कभी ऐसे स्थानों पर जाएंगे, क्योंकि ये इस नक्षत्र का स्थान है, आपका बल वहाँ बढ़ेगा। क्लियर। या आप इन स्थानों को या इन मुहूर्तों को अपने प्रोफेशन के साथ भी मिलाकर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। प्रबंधन कार्यालय,
कोई भी इस प्रकार का जहाँ प्रबंध व्यवस्था देखी जाती है, ऐसा कोई कार्यालय, सर्कस, कलाबाजी परिसर, क्यों ना कहीं मृदंग की बात करें तो उस एनर्जी को भी हमें देखना है कि जहाँ कला लोगों की प्रदर्शित की जाती है। संगीत विद्यालय, तिजोरी, हमारा जो जहाँ कैश रखा जाता है, क्योंकि कुंभ वाला जो पार्ट है वो इस प्रकार से बर्ताव करेगा। कोषागार, बहुमूल्य संग्रह, कोई इस प्रकार के वैल्यूएबल चीजें हैं उनको हम संग्रह कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वहां देखना। ध्यान देखिए, इस मामले में जब कुंभ का वृश्चिक नवमांश पड़ता है तो बहुत आदमी धन जोड़ने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि कुंभ का नेचर ही है सभी से लाभ की बात करना, और वृश्चिक में एक प्रकार की गुप्तता है, तो वो फिर अपने चीजों को बड़ा गुप्त रूप से काफी ज्यादा जोड़ने में कामयाब हो जाता है। क्लियर। व्यवसाय, सामूहिक कार्य दल सदस्य, कोई इस प्रकार का जॉइंट वेंचर में आपको शामिल किया गया है, बड़े अच्छे ढंग से आप बारीकियां चीजों को पकड़ेंगे। कोई भी ऐसा टास्क जो ग्रुप टास्क है उसको करने में ये लोग माहिर होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र वाले। और वित्त प्रबंधन, पैसे का लेन देन, उसको आपको प्रबंध करना है, बहुत बढ़िया है। संगीतज्ञ, संगीत के अच्छे जानकार होंगे। भू संपदा व्यवहार, कहीं ना कहीं विंशोत्तरी स्वामी का भी बल आता है, तो दशम भाव में अगर हम बात कर रहे हैं तो जमीन की खरीद फरोख्त इस प्रकार के कार्य के लिए, और अगर 11वें भाव में जा रहे हैं तो हम उस मनी का, उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं और पैसा बनाना, तो हम भू संपदा से भी पैसे की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर व्यवस्थापक, क्लियर होगा, कंप्यूटर की व्यवस्था करने वाला, कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि हम इसको जब कुंभ राशि में लाते हैं तो सभी प्रकार का इस प्रकार का, क्योंकि शनि को हम इस प्रकार का इंजीनियर भी मानते हैं, जो लाभ के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, सभी से एक प्रकार से अलग अलग प्रकारों से धन जोड़ना। तो कंप्यूटर से संबंधित व्यवसाय के साथ भी, क्योंकि कंप्यूटर को एक फील्ड से नहीं जोड़ा जा रहा है, कोई भी ऐसी फील्ड जहां पर आइदर बैंकिंग के टर्म से कहीं आय आ रही है, कोई टाइपिस्ट का काम कोई ऐसा, तो वो सब यहां जोड़कर देखना है। आध्यात्मिक वादन गायन, क्लियर, कोई स्पिरिचुअल ऐसा कोई बढ़िया संगीत गाते हैं, वादन कर, वो यहां जोड़कर देखना है। यंत्रकार अभियंता, क्लियर होगा, मैकेनिकल, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट भी शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें हम मंगल और शनि दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं विहित कार्य, कौन कौन से कार्य हैं जो हम इसमें मुहूर्त के रूप में करते हैं। जब चंद्रमा का गोचर है तो कहते हैं कि भाई नित्य व संगीत आयोजन, कोई ऐसा इस प्रकार का गायन वादन है, वो इस प्रकार का आयोजन किया जा सकता है। और इसमें हम उद्घाटन समारोह, कोई उद्घाटन करना है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है ये नक्षत्र। वाहन व भू संपदा की खरीद, क्लियर, इसके लिए भी अच्छा माना जाता है। छोटी यात्राएं, एक चर नक्षत्र है, गतिशील नक्षत्र है, तो इस प्रकार की छोटी यात्राएं जिससे हमें कुछ ऐसा फायदा लेना है तो हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। धन उधार देना, किसी को धन उधार पर देना है तो भी ये नक्षत्र गोचर चल रहा है तो अच्छा माना जाता है। पूंजी निवेश, हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आर्थिक लेन देन के लिए अच्छा माना जाएगा। बागबानी करनी है, हमें कोई फूल वगैरह उगाने हैं, उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है। और नए वस्तुओं की खरीद फरोख्त, नए फर्नीचर की खरीद फरोख्त, ये सब इस नक्षत्र के चंद्रमा गोचर के दौरान की जा सकती हैं। वर्जित कार्य, क्या नहीं करना चाहिए, विवाह या संभोग, इस प्रकार के एक्टिविटीज को हमें इस पर प्रतिबंध, मतलब समय के लिए हमें रोकना चाहिए। और स्थिर व स्थायी प्रकृति वाले कार्य, कोई भी ऐसे कार्य जो बड़े लंबे समय तक हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बने रहे, अगर हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक, तो इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गतिशील है, बदलाव पसंद है। नई साझेदारी भी हम कोशिश करें ना करें। और घरेलू साफ सफाई के कार्य, जहां पर भी कोई रेनोवेशन का कार्य अगर शुरुआत करना है तो ना करें। और कोई ऐसा जहां बुद्धि से वाद विवाद सुलझाना है आपको, तो वो इस नक्षत्र में वर्जित होता है, क्लियर हो, क्योंकि वो एक प्रकार का तामसिक है पूरी तरह, और राक्षसगण की भी बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को उलझा देता है, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों की बात कम होगी, कहीं ना कहीं ये लौकिक सांसारिक बातों पर ही बार बार उलझ जाएगा। इसीलिए जहाँ भी हमें किसी को कुछ अच्छी राय समझानी है, इस नक्षत्र का जब गोचर चलता है तो अवॉइड करते हैं। फिर बात करते हैं उपचार की। अष्ट वसुओं को भजना चाहिए, इनके स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए, कैसा इनका स्वरूप है। इसमें हम जैसे अर्थ, फायर, वाइंड, स्पेस, इटर्नल, स्काई, मून, स्टार्स, यानी नक्षत्र, इनको हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बसाएं, बार बार इनकी कल्पना करें और भीष्म पितामह के स्वरूप को जानें।
क्योंकि वो अष्ट वसुओं का अवतार माने जाते हैं धरती पर। क्लियर हो गया? वो किसी श्राप के कारण उनको धरती पर आना पड़ा। माँ गंगा के वो सपुत्र माने जाते हैं, तो वो उनकी आराधना की जा सकती है। माँ दुर्गा की उपासना, दुर्गा सप्तती के कुछ मंत्र हैं, वो अगर आपका इसमें फिर आपको बता रहा हूं, अगर आपका अधिकार है, आप उच्चारण में शुद्ध हैं, तो आप दुर्गा सप्तती के उन मंत्रों को बोल सकते हैं। और कोई इस प्रकार का मासिक धन वैतनिक मदद, कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है, उसको लगता है कि भाई ये इसका जो सैलरी इसको मिलती है किसी काम में, तो वो उसको पूरी नहीं पड़ती उसके परिवार के पोषण में, क्योंकि हम दशम भाव और 11वें भाव को पालन पोषण के साथ भी देखते हैं। तो उसमें कोई पोषण संबंधी मदद अगर आप समर्थ हैं, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी भाई, हम उसको एक मासिक कुछ उसका एक हेल्प बांध सकते हैं, तो बहुत बड़ी मदद होगी। लेकिन ये हमारा ध्यान बहुत ज़रूरी है कि सुपात्र को ही इस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए। जो उसका पता लगा आपके धन से वो एक अलग प्रकार का तामसिक कृत्य कर रहा है, उसका गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो दोष आपको लगेगा। इसलिए हमें ये क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो सच में अधिकारी है, उसको ज़रूरत है कि नहीं है। उदाहरण, इन जातकों के काम करने के तरीके से काफ़ी हद तक हम धनिष्ठा को समझ सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची, अगर इनके बारे में आपने पढ़ा हो, ये कहीं ना कहीं इनको हम शिल्प कला के साथ भी जोड़ते हैं, इनको हम पेंटिंग के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे मोनालिसा की जो रहस्यमय दुनिया की सबसे पेंटिंग मानी जाती है, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई। और कहीं ना कहीं इनमें हम इंजीनियरिंग के साथ, क्योंकि इन्होंने बहुत डिवाइसेस बनाए जो बाद में चलकर उनको एक साकार रूप मिला। तो हम ब्रेजनेव जो सोवियत प्रमुख रहे, बड़े लंबे समय तक सोवियत संघ के नेता रहे, उनके स्वभाव को समझ सकते हैं कि हमेशा ही कर्म प्रधान जीवन रहा, पूरी तरह से दशम भाव पर आधारित। फिर हम मार्लिन मुनरो, जो एक बहुत फेमस एक्ट्रेसेस रहे, उनके बारे में अगर थोड़ा पढ़ सकते हैं। बड़ा यश इन्होंने जीवन में इकट्ठा किया, बहुत यशस्वी एक्ट्रेसेस रही। फिर कुमारी मायावती, जो एकदम कहते हैं एकदम जमीनी स्तर से उठकर और बड़े उच्च पद पर या सर्वोच्च पद पर पहुंचे। वो उत्तर प्रदेश के बहुत लगातार 4 बार सीएम बने। बीच में उनको थोड़ा अवकाश के बाद फिर से दोबारा गद्दी पर जाने का मौका मिला। तो कुमारी मायावती, जिन्होंने एक शुरुआत में स्कूल टीचर का काम भी दिल्ली में किया और LLB करने के बाद फिर वो उस पद पर गए। फिर राजकुमारी डायना, उनका भी धनिष्ठा के साथ संबंध देखकर, यानी इन व्यक्तियों में जो कार्य की बारीक पकड़ है, या दशम या 11वें भाव वाली, वो बहुत अच्छी है। राजकुमारी डायना, तो इनका भी यश मतलब समझ सकते हैं, जीवन में तो रहा ही, इनके मरने के बाद भी इनका यश बहुत ज़्यादा फैला। इनको वेल्स की कहीं ना कहीं राजकुमारी माना जाता था। तो अभिनेत्री राखी गुलजार, जो कई संगीत में या कई बोल या स्वर लिखने के लिए बहुत जाने जाते हैं, गुलजार के स्वर, उन्हीं के ये भार्य हैं राखी गुलजार अभिनेत्री। तो उनके साथ भी हम धनिष्ठा का संबंध जोड़कर देखते हैं। राष्ट्रपति यूएस के रिचर्ड निक्सन, इन्होंने भी कई ऐसे कार्य इनके नाम पर हैं, दर्ज हैं, जिसमें जितनी ही बोल्डनेस की बात की जाए या सिंह योनि की बात की जाए उतनी कम है। बड़े बोल्ड डिसीजन लिए, तो वो भी हम रिचर्ड निक्सन के साथ जोड़कर देखते हैं। समर्थ गुरु रामदास, तो इनको भी शिवाजी महाराज के गुरु माना। तो आप समझ सकते हैं शिवाजी के गुरु किस प्रकार के शौर्य का प्रदर्शन करने वाले, उन खुद भी बड़े ज़्यादा बेशक से ईश्वर भक्त, वेदोपनिषदों के बहुत अच्छे जानकार। और गुरु गोविंद सिंह के साथ भी इनका बड़ी अच्छी मैत्री देखी जाती है। तो वो जो शौर्य को भजने वाले महापुरुष हुए, उनके ये गुरु हुए, तो आप समझ सकते हैं। और सिनेमा निर्देशक सोहराब मोदी, तो इनके बारे में भी आपने कभी पढ़ा हो, तो जो भारत की पहली रंगीन फिल्म या कलर्ड मूवी थी रानी झांसी की रानी के ऊपर, वो भी इन्हीं द्वारा डायरेक्ट की गई, इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई। बहुत यश इनको मिला इससे। अभिनेत्री सोफिया लोरेन, तो ये भी एक फेमस एक्ट्रेसेस रही जिनका हॉलीवुड के साथ संबंध रहा। इनको भी समाज में बहुत यश मिला और इन्होंने अपनी इमेज को बड़े अच्छे ढंग से डार्क साइड से निकाल कर लाइट साइड पर प्रेजेंट किया। और सुनील दत्त की बात करें तो बोल्ड एक्टर के रूप में जाने जाते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों प्रेजेंट करने में एक वीर रस इनकी इमेज में हमेशा दिखाई देता था।
और कि मंगल की पर्सनालिटी साफ साफ देखी जा सकती थी। बाद में राजनेता भी रहे, बड़े लंबे समय तक खेल मंत्री भी रहे। और संत सूरदास जी, तो सूरदास जी कभी भी एकदम अडिक्ट थे वो। उस समय जब अकबर जैसे राजा के सामने बड़े बड़े तानसेन जैसे संगीतकार उनके वहाँ गाते थे, तो तानसेन के एक प्रकार से हम गुरु कह सकते हैं। तानसेन ने अकबर को कहा कि भाई वो आपके दरबार में आने वाले नहीं, वो किसी से भयभीत नहीं होते। उनका आज्ञा पूरी तरह भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए, तो अकबर स्वयं गए थे इनसे मिलने के लिए। तो वो भी एक प्रकार का, हालांकि इस बोल्डनेस में कहीं ना कहीं कुंभ राशि का रूप दिखाई देता है, लेकिन बोल्डनेस तो है। क्लियर। शेक्सपियर के भी जो नाट्य हैं वो पूरे लगभग संसार की सभी भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हुआ। इनके नाट्य में हम कहीं ना कहीं श्रृंगार रस को भी देख सकते हैं, वीर रस को भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के इनकी पर्सनालिटी के अध्ययन से भी हम स्ट्रक्चर, इस नक्षत्र के स्ट्रक्चर को एग्जैक्ट समझ सकते हैं कि कैसे जातक का स्वभाव हो सकता है। तो हमने सभी जगह से बड़ी मेहनत से अलग अलग पॉइंट जुटाकर इनको बड़े कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।